लिंक सी शार्प का एक पावरफुल फीचर है जिसको यूज़ करते हुए हम डाटा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। डाटा मैनिपुलेशन का मतलब है हम डाटा को फैच, ऐड, रिमूव, फ़िल्टर वगैरह कर सकते हैं। लिंक के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी डाटा सोर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल डाटाबेस, एक्सएमएल, जेसन, डॉट नेट ऑब्जेक्ट्स वगैरह। सी शार्प के प्रोजेक्ट्स में लिंक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसीलिए इसको सीखना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लिंक को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। बिकॉज़ प्रॉब्लम ये था कि जब भी हम डॉट नेट की एप्लीकेशंस की बात करते थे तो हमें जिस भी डाटा सोर्स के साथ बात करनी होती थी, चाहे वो डाटाबेस हो, एक्सएमएल हो, जेसन हो या इन मेमोरी ऑब्जेक्ट्स हों, तो हमें डिफरेंट लाइब्रेरीज़ यूज़ करनी पड़ती थी। इन मेमोरी ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ करनी पड़ती थी और इसी तरह डिफरेंट लाइब्रेरीज़ को एडीओ डॉट नेट के लिए हमें डिफरेंट लाइब्रेरी चाहिए, एक्सएमएल के लिए हमें डिफरेंट लाइब्रेरी चाहिए, जेसन के लिए हमें डिफरेंट चाहिए। तो डॉट नेट कम्युनिटी ने ये सोचा कि हम क्यों ना इसका एक सेंट्रलाइज वे बनाया जाए जिसके ज़रिए से इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए और डेवलपर के लिए भी आसानी हो कि वो एक ही लाइब्रेरी या निगेट पैकेज को यूज़ करते हुए तमाम डाटा सोर्सेज के साथ वो बात कर सके और इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन भी हो, कोड क्लीन भी होना चाहिए। तो इसी वजह से लिंक को इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब लिंक के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वह इन तमाम डाटा सोर्सेज के साथ बात कर सकता है। इसके अंदर बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस मौजूद हैं जिसके ज़रिए से आप किसी भी डाटा सोर्स से क्यूरी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ई कॉमर्स की एप्लीकेशन है, उसके अंदर प्रोडक्ट की लिस्टिंग, रिपोर्ट जनरेशन, प्राइसेस कैलकुलेशन और बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ मौजूद होती हैं। तो लिंक के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि लिंक को यूज़ करते हुए ये तमाम फंक्शनैलिटीज़ अचीव की जा सकती हैं। तो लिंक के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना एक सीरीज़ शुरू की जाए ताकि आने वाले वीडियोस के अंदर हम लिंक के अंदर जॉइन कैसे लगाए जाते हैं, डाटा की ग्रुपिंग कैसे की जाती है, सॉर्टिंग कैसे की जाती है, फ़िल्ट्रेशन डाटा की कैसे की जाती है, सिलेक्शन डाटा की कैसे की जा सकती है, एग्रीगेशन डाटा की हम लोग कैसे कर सकते हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो वो हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ के अंदर इसमें बात करेंगे। अभी तक हमने देखा कि हम लिंक की सीरीज़ क्यों शुरू करना चाहते हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं हम इस सीरीज़ की फ़र्स्ट वीडियो को। बात करते हैं हम आज की वीडियो के एजेंडे के हवाले से। व्हाट इज़ लिंक, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग लिंक, लिंक वर्जन, सेटिंग अप एनवायरनमेंट फॉर दिस सीरीज। लिंक स्टैंड फॉर लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी। लिंक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डाटा क्यूरीज़ के दरमियान गैप को ख़त्म करता है जिससे डेवलपर को सी शार्प के अंदर क्यूरीज़ लिखने में आसानी होती है और रीडेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच और लिंक को कंपेयर करें तो उसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमने सबसे पहले एक विदाउट लिंक क्लास बनाई जिसके अंदर हमने बनाया फंक्शन डेमो। उसके अंदर हमने लिस्ट ऑफ पीपल डिक्लेयर किए। अब हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हम 30 साल से बड़ी उम्र के लोगों को सॉर्ट करना चाहते हैं। तो उस मकसद के लिए हमें चाहिए एक और लिस्ट। हमने फॉर लूप लगाया ओरिजिनल डाटा लिस्ट के ऊपर, फिर हमने एक इफ़ की कंडीशन लगाई जिसके ऊपर हमने देखा कि जो 30 साल से बड़े लोग हैं वो इस लिस्ट के अंदर हम ऐड कर दें और आखिर में हमने सॉर्टिंग अप्लाई की। तो इस सॉर्टिंग के बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरह का डाटा आएगा। एक जैन है जिसकी उम्र 34 है और एक एना जिसकी उम्र 42 है। अब अगर लिंक की बात की जाए कि सेम एग्जांपल को कि 30 साल से बड़े उम्र के लोगों को अगर सॉर्ट करना है तो लिंक में कैसे करेंगे, तो सेम हमने एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर हमने डाटा को पॉपुलेट किया और उसके बाद हमने एक सिंपल क्यूरी लिखी है, एक लिंक क्यूरी जिसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये तकरीबन एसक्यूएल से मिलती जुलती क्यूरी है लेकिन इसका सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये पीपल वो लिस्ट है जो जिसके अंदर हमने डाटा स्टोर किया हुआ, ये एक एलियस है जिसके अंदर हम इसको स्टोर करेंगे। फिर हमने उसके बाद एक वेयर की क्लॉज लगाई, ऑर्डर बाई किया उसको और सिलेक्ट किया। तो अब आप देखें कि एक ही क्यूरी के अंदर हमने जो काम फॉर लूप से हो रहा था और उसके बाद फिर हम इफ़ की स्टेटमेंट लगा रहे थे और फिर उसके बाद हम एक अलग से हमने वेरिएबल लिया था जिसके अंदर हम डॉट ऐड करके वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे थे। तो वो ये सारा काम एक लिंक की क्यूरी जो है वो हैंडल कर रही है। अगर हम यहाँ पे दोनों एग्जांपल्स को कंपेयर करें, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है विद लिंक, राइट साइड पे हमारे पास विदाउट लिंक, तो लिस्ट जो पॉपुलेट कर रहे हैं वो तो सेम है। उसके बाद आगे जो हम फॉर लूप वेरिएबल को डिक्लेयर किया, फॉर लूप लगाया, इफ़ की स्टेटमेंट लगाई, डाटा को एक नए वेरिएबल के अंदर ऐड किया और सॉर्टिंग अप्लाई की।
इन तमाम ये जो सिलेक्टेड लाइन ऑफ कोड है, इसको अगर रिप्लेस किया है सिर्फ एक क्यूरी ने, तो आप देख सकते हैं कि लाइन ऑफ कोड्स भी कम हुआ है, हमारे कोड की जो रीडेबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हुई है और परफॉर्मेंस भी इसकी इंक्रीज़ हुई है। अगर हम इस एग्जांपल की परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास एक निगेट पैकेज है benchmark.net, इसको मैंने यूज़ किया है। तो इसको यूज़ करने का क्या तरीकाकार है कि आप जिस फंक्शन की बेंचमार्क देखना चाहते हैं, बेंचमार्क का एट्रीब्यूट जो है वो आप उस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे। मैंने विद लिंक के अंदर बेंचमार्क का एट्रीब्यूट अप्लाई किया है। सेम इसी तरह मैंने विदाउट लिंक की क्लास में भी बेंचमार्क का एट्रीब्यूट मैंने यूज़ किया हुआ है। हम program.cs को देखें तो program.cs के अंदर हमारे पास बेंचमार्क रनर की एक क्लास है, उसका एक फंक्शन है रन। उसके अंदर हमने अपने जो भी क्लासेस जिनकी हम बेंचमार्क निकालना चाहते हैं वो हम इस फंक्शन के अंदर पास करेंगे, तो ये बेंचमार्क इसको कैलकुलेट करेगा। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि जब भी आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे जिसके अंदर आप बेंचमार्क निकालना चाह रहे हैं, उस कोड को आपने डिबग मोड में नहीं चलाना, उसको आपने रिलीज़ मोड में चलाना है, क्योंकि रिलीज़ मोड जो है वो आपका मोर क्लोज़र टू प्रोडक्शन लेवल होता है, जिसके अंदर रियल टाइम हम देखना चाह रहे हैं कि अगर रियल टाइम इस एप्लीकेशन के ऊपर स्ट्रेस डाली जाए तो इसका बेंचमार्क क्या निकलेगा। अगर आप इसको डिबग मोड में चलाएँगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएंगे वो रियलिस्टिक नहीं होंगे, क्योंकि डिबग का अपना एक ओवरहेड होता है। तो अब मैं अब इस कोड को चलाऊँगा, हो सकता है कि शायद आपके पास ये कोड जल्दी एग्जीक्यूट हो, मेरे पास में भी ये स्लो होगा क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे इंस्टेंसेस चल रहे हैं। तो मैं इस वीडियो को हो सकता है थोड़ी देर के लिए पॉज करूँगा, लेकिन लास्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी ये इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है। विदाउट लिंक जो है उसको सबसे पहले ये उसके बेंचमार्क्स को वैलिडेट करेगा। अब हम देख सकते हैं कि ये इसके ऊपर एक्चुअल जो है वो लोड डाल रहा है ताकि इसके बेंचमार्क को निकाला जा सके। अभी अगर हम देखें तो हमारे पास विदाउट लिंक की जो समरी है वो आ चुकी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो टाइम है वो 377.7 नैनो सेकंड्स है। तो ये वार्निंग इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने एक डिबगर अटैच किया हुआ है, तो इस वजह से ये वार्निंग आई है। अगर आप डिबगर नहीं लगाएंगे तो आपके पास ये वार्निंग नहीं आएगी। तो अभी जो है ये विद लिंक के साथ इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा, तो हम वेट करते हैं कि विद लिंक के साथ इसकी क्या परफॉर्मेंस आती है। अब हमारे पास दोनों क्लासेस की जो बेंचमार्क हैं वो निकल के आ चुके हैं। तो ये विद लिंक के बेंचमार्क जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस है 204, और अगर हम विदाउट लिंक की बात करें तो यहाँ पे हमें नज़र आएगा कि यही कोड 377.7 नैनो सेकंड्स के अंदर एग्जीक्यूट हुआ। तो विदाउट लिंक के अंदर हम फॉर लूप, इफ स्टेटमेंट्स वगैरह यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे 377 आया, और जब हमने सिर्फ एक सिंपल क्यूरी यूज़ की है तो हमारे पास 204। तो ऑलमोस्ट 173 नैनो सेकंड्स का फ़र्क है दोनों कोड्स के अंदर। तो हम देख सकते हैं कि ये कोड कितना ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। अगर लिंक के प्रोज़ एंड कॉन्स की बात की जाए तो डेफिनेटली लिंक के कुछ बेनिफिट्स भी हैं और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे लिंक को नहीं भी यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, लिंक जो है वो एक स्ट्रॉन्ग टाइप है। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग से क्या मुराद है कि लिंक जो है वो कंपाइल टाइम पर एरर्स को आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जांपल आप क्यूरी लिख रहे हैं जिसके अंदर प्रॉपर्टी का नाम गलत है, तो वो आपको कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा। अगर हम नॉर्मल एसक्यूएल क्यूरीज़ की बात करें तो एसक्यूएल क्यूरीज़ के अंदर जब भी आप क्यूरी लिखते हैं तो जो भी एरर होता है, चाहे वो बेशक टाइपो का ही एरर क्यों ना हो, तो वो आपको रन टाइम पे उसका एरर आइडेंटिफाई करेगा। नेक्स्ट बेनिफिट है हमारे पास डेफर्ड एग्जीक्यूशन। इसका मतलब है कि लिंक क्यूरी जो है, जब भी हम लिंक क्यूरी लिखते हैं तो जब तक डाटा हमारे पास वेरिएबल में एक्सेसिबल नहीं होता तब तक वो क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होती। एग्जीक्यूशन को समझने के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट वेरिएबल है। अब लिस्ट वेरिएबल के ऊपर हम क्यूरी करना चाहते हैं, तो हमने सबसे पहले इसके ऊपर वेयर क्लॉज लगाई। ये बेसिकली एक लैम्डा फंक्शन है। इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे कि लैम्डा एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो नंबर्स है उसके ऊपर हमने वेयर की क्लॉज लगाई, फिर हमने उसके अंदर दो फिगर्स को ऐड किया। तो अभी आप देखें कि अभी तक क्यूरी यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुई,
यहाँ पे हमने वेयर की क्लॉज लगाई, अभी भी क्यूरी जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं हुई। फिर हमने इसको ऐड के ऑपरेशंस परफॉर्म किए, स्टिल अभी तक क्यूरी जो है वो हमारी एग्जीक्यूट नहीं हुई। ये क्यूरी एग्जीक्यूट तब होगी जब हम टू लिस्ट करेंगे या जब हम इसको फॉर लूप के अंदर इस वेरिएबल को एक्चुअली एक्सेस करने की कोशिश करेंगे कि अब हमें डाटा रिट्रीव करना है, तब जाकर ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। तो ये इसका बेनिफिट है कि आप क्यूरी के ऊपर जितने मर्जी ऑपरेशंस परफॉर्म करें, क्यूरी तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी जब तक आप एक्चुअल में उसको एक्सेस नहीं करते, यानी आप टू लिस्ट नहीं यूज़ करते या फॉर लूप यूज़ नहीं करते। इस चीज़ को डेफर्ड एग्जीक्यूशन कहते हैं। ये इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो प्रीवियसली क्यूरीज़ के अंदर हमारे पास अवेलेबल नहीं होता था। तो अब यहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपनी क्यूरीज़ के ऊपर मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, आप अपनी क्यूरीज़ को डायनेमिक बना सकते हैं। तो इसके ज़रिए से डेफर्ड एग्जीक्यूशन जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देती है। नेक्स्ट बेनिफिट है इंटेलिजेंस सपोर्ट। इसका मतलब है कि लिंक जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इंटेलिजेंस सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि जब भी हम क्यूरी लिख रहे होते हैं तो हमारे पास जो भी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं, जो भी फंक्शंस अवेलेबल हैं, तो वो हमारे पास पैनल के अंदर लिस्ट में आ रहे होते हैं। तो उसके ज़रिए से कोडिंग फास्ट होती है और एरर के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है इंटीग्रेशन विद डॉटनेट इकोसिस्टम। इसका मतलब ये है कि डॉटनेट के अंदर हम जब भी एप्लीकेशन के ऊपर काम करते हैं तो हम मुख्तलिफ डाटा सोर्सेज के साथ काम करते हैं। तो जब आप लिंक को यूज़ कर रहे हैं तो अब आपको किसी भी एक्स्ट्रा लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी दूसरे डाटा सोर्स को के साथ काम करने के लिए। तो ये बेसिकली डॉटनेट की जो इकोसिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेशन प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए से हम मल्टीपल डाटा सोर्सेज के साथ काम कर सकते हैं। वो कौन से ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर हमें लिंक को अवॉइड करना चाहिए, जो कि लिंक का डिसएडवांटेज भी हो सकता है। सबसे पहले नंबर पे हम बात करें कि अगर हमारे पास जब हम लार्ज डाटा सेट्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसके अंदर लिंक की परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है। तो उसकी बजाय हम लिंक एसक्यूएल की जो क्यूरीज़ हैं वो यूज़ कर सकते हैं, यानी कि स्टोर प्रोसीजर्स को यूज़ किया जा सकता है या व्यूज़ को यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसे केसेस के अंदर लिंक को अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर हो। एक यूज़ केस हमारे पास डायनामिक क्यूरीज़ का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम क्यूरी जो है वो यूज़र की इनपुट की बेस के ऊपर करना चाहते हैं। मीन्स ये है कि यूज़र ने इनपुट दी है, हम यूज़र के इनपुट के ऊपर डिसाइड करेंगे कि हमने क्यूरी का कौन कौन सा पार्ट जो है वो इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। तो उसके ऊपर जो है अगर आप लिंक यूज़ करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है। तो उसके मुकाबले में आप स्टैटिक क्यूरीज़ यानी एसक्यूएल क्यूरीज़ अगर यूज़ करेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होगी। अगर लिंक के वर्जन के हवाले से बात की जाए तो लिंक का करंट वर्जन 4.3.0 चल रहा है। लिंक को इंस्टॉल करने के लिए अगर आप CLI यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये कमांड टाइप करनी है .NET add package system .link। अगर आप किसी स्पेसिफिक वर्जन के ऊपर जाना चाहते हैं तो आप वर्जन भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर आप वर्जन नहीं डिफ़ाइन करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लेटेस्ट को इंस्टॉल करेगा। अगर आप निकट पैकेज मैनेजर यूज़ कर रहे हैं तो आपको system.link सर्च करना है, तो आपके पास लेटेस्ट लिंक जो ऑफिशियल निकट पैकेज है वो आ जाएगा। तो अगर आप कोड के अंदर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो जो नेम स्पेस है system.link की जो नेम स्पेस है यूजिंग के साथ, वो अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके पास लिंक की फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। गो के हमें system.link को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये .NET फ्रेमवर्क बेस क्लास लाइब्रेरी के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होता है। तो इस वजह से हमें system.link को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ औक़ात आपको इसकी नेम स्पेस भी इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होता है। तो इस वीडियो के अंदर इसको बताने का मकसद ये है कि एज़ अ बिगिनर आपको पता होना चाहिए कि अगर हम एक फ़ीचर यूज़ कर रहे हैं तो उसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, उसकी नेम स्पेस कौन सी है, उसका करंट वर्जन कौन सा चल रहा है। बात करते हैं हम वीडियो के लास्ट सेक्शन के हवाले से कि सेटिंग अप एनवायरनमेंट, कि हम कौन सा एनवायरनमेंट यूज़ करेंगे। तो इस सीरीज़ के अंदर हम विजुअल स्टूडियो को यूज़ करेंगे। हमारे पास एक और ऑप्शन है लिंक पैड को भी यूज़ किया जा सकता है, पर मोस्ट ऑफ़ द टाइम बहुत सारे लोग जो हैं वो विजुअल स्टूडियो के साथ फेमिलियर होते हैं। तो हमने इसलिए सोचा कि विजुअल स्टूडियो को यूज़ किया जाएगा। फॉर द सेक ऑफ डाटाबेस हम यूज़ करेंगे एडवेंचरवर्क्स 2022। एडवेंचरवर्क्स 2022 डाटाबेस को यूज़ करने का मकसद ये है कि जब हमने सोचा कि हम लिंक की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे तो हमें एक ऐसे डाटाबेस की तलाश थी जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे टेबल्स मौजूद हों, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट डाटा भी मौजूद हो, ताकि हम अपने ऑडियंस को मुख्तलिफ़ क्यूरीज़, मुख्तलिफ़ यूज़ केसेस करके दिखा सकें। तो इसके लिए हम अपना डाटाबेस हमारे लिए बनाना थोड़ा सा मुश्किल था। तो ऑलरेडी एक चीज़ हमारे पास अवेलेबल थी एडवेंचरवर्क्स 2022 जो कि पावर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट है। तो इसके अंदर बहुत सारे टेबल्स मौजूद हैं, बहुत सारा डाटा मौजूद है। तो इसके ऊपर हम बहुत सारे मुख्तलिफ़ सिनेरियोज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर हम
एडवेंचर वर्क्स 2022 को यूज़ करें। एडवेंचर वर्क्स सैम्पल डाटाबेस को यूज़ करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाना होगा, जहाँ पे उन्होंने प्री रिक्विजिट्स, डाउनलोड बैकअप फाइल्स, रीस्टोर टू एसक्यूएल सर्वर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने बताई हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की भी है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा, वहाँ से आप जाकर इस डाटाबेस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम जो है वो 2022 की बैकअप फ़ाइल को यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि इसको आप कैसे रीस्टोर करेंगे, क्योंकि ये बैकअप फ़ाइल है तो आपको इसको जस्ट रीस्टोर करना है। तो ये आपकी डेटाबेस के अंदर, आपके एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर ये अवेलेबल होगा। आज की इस वीडियो के अंदर हमने बात की कि लिंक को यूज़ करना क्यों ज़रूरी है, लिंक के ओवरव्यू के हवाले से हमने बात की, लिंक के बेनिफिट्स के हवाले से हमने बात की, वर्जन के हवाले से बात की, और इस सीरीज़ के अंदर हम कौन से इन्वायरमेंट को यूज़ करेंगे उसके हवाले से हमने बात की। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्यूरी वर्सेस मेथड सिंटैक्स। तो आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।